नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ में होकर प्रत्युष करें। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का 36वां दिन और इस युद्ध को लेकर अमेरिका बड़े बड़े दावे कर रहा था, लेकिन जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया है उससे लगता है कि इस युद्ध में अमेरिका बिल्कुल फंस चुका है, क्योंकि ईरान ने 24 घंटे के भीतर अमेरिका के 2 फाइटर जेट F-35 और F-15E को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिका F-15E के एक पायलट की तलाश कर रहा है, जिसके लिए वो ऑपरेशन भी चला रहा है। वहीं ईरान ने मिसिंग पायलट की जानकारी देने वाले को इनाम देने का ऐलान कर रखा है। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो मिडिल ईस्ट वॉर खतरनाक मोड़ ले सकता है। जीत को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले ट्रंप इस युद्ध में फंसे हुए हैं, क्योंकि खबरों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को झटका देने वाली कई मिसाइलें अभी छिपा कर रखी हैं। ऐसे में सवाल है कि पायलट संकट के बाद अब अमेरिका ईरान में क्या आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी। हथियारों पर यूएस खुफिया रिपोर्ट ने ही क्या ट्रंप को झूठा साबित कर दिया, और ताजा हमलों के बाद क्या बातचीत की गुंजाइश भी अब खत्म हो चुकी है, और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया हुआ है कि आप दर्शक नहीं बल्कि बहस का हिस्सा भी होंगे, लिहाजा आज के सवाल पर आपकी राय भी बेहद जरूरी है। आज का हमारा सवाल है कि ताजा हमलों के बाद क्या बातचीत की गुंजाइश भी खत्म हो गई है, या फिर आपको लगता है कि अब भी बातचीत की गुंजाइश है, या फिर बातचीत चल रही है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर आप अपनी राय, अपना जवाब भेजें, हम इसी शो के दौरान उसे दिखाएंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर, डिफेंस एक्सपर्ट है। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर, डिफेंस एक्सपर्ट। दीपक वोरा सर है, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। और सैयद आसिफ रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट भी हैं, और हमारे साथ वो ईरान से इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं मेहमानों का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, जंग से जुड़ी बड़ी खबर यह है F-15E समेत 2 फाइटर जेट गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। अमेरिका ने एक पायलट के रेस्क्यू का दावा किया है। दूसरे पायलट की तलाश अभी भी चल रही है। 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इस मिसिंग पायलट के बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। अमेरिकी पायलट की तलाश ईरान भी कर रहा है, और ईरान ने बाकायदा अपने नागरिकों से अपील की है कि जो भी इस पायलट के बारे में, अमेरिकी पायलट के बारे में जानकारी देगा, उसे 55 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाए। तो ईरान ने इनाम का ऐलान किया हुआ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पकड़ने वाले को 55 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 20 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक उस पायलट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 10 अरब तोमान यानी कि 55 लाख रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से उस इनाम की कीमत होती है। अब इधर अमेरिकी पायलट की तलाश भी चल रही है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका ने इसके लिए ग्राउंड पर अपने सोल्जर्स को उतारा है, ताकि वो अपने पायलट को सुरक्षित निकाल सके। लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें भी हैरान करने वाले आई हैं। जल्दी से मैं चाहूंगा पीसीआर से कि वो तस्वीरें भी आप दिखाएं। हाथ में बंदूक और डंडे लेकर के ईरान में लोग तलाश रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें काफी वायरल है। जो अमेरिकी पायलट इस वक्त मिसिंग है, जिसे अमेरिका ढूंढ रहा है अपने पायलट को बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपील की अपने लोगों से कि उसे जिंदा पकड़ कर लाने वाले को 55 लाख का इनाम दिया जाएगा। और उसके बाद जरा ये तस्वीर देखिए, किसी के हाथ में डंडे हैं, किसी के हाथ में बंदूक है, और वो उस पायलट को तलाश कर रहे हैं, क्योंकि सबको चाहिए पैसे। मैं सीधा अपने मेहमानों का इस वक्त रुख करना चाहूंगा। क्या आपको लग रहा है कि उस पायलट को अमेरिका ढूंढ पाएगा, या उससे पहले ही वो ईरान के हत्थे चढ़ जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि किस प्रकार के टेरेन में ये हुआ है। ये ईरान की नॉर्थ वेस्टर्न टेरेन में हुआ है, जहां माउंटेनस टेरेन, जिस तरह से आपकी फोटो भी दिखा रही हैं। तो इस टाइप की टेरेन में ढूंढना अमेरिका के लिए बहुत कठिन है। अगर वो अपने किसी ग्राउंड ट्रूप्स को उसको खोजने के लिए निकालेंगी तो उनके लिए और परेशानी खड़ी हो सकती है। मैं मानता हूं कि इस टाइप की टेरेन में ढूंढने के लिए केवल लोकल पॉपुलेशन कामयाब हो सकेगी। बाहर के लोग इतनी आसानी से, जिनकी इसकी जानकारी नहीं है ज़मीन की, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। दूसरा, अगर कामयाब होने की कोशिश भी की अमेरिकन ट्रूप्स को कोई वहाँ लैंड करने के लिए, तो उनके लिए ख़तरा बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं
जिस प्रकार से सिविलियंस भी बंदूक लेके घूम रहे हैं और डंडे लेके घूम रहे हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ उन पर हानि पहुंचा सकते हैं। जहां अमेरिकन ट्रूप्स को लगाया जाए, गिराया जाएगा, उसकी खबर भी तुरंत रेगुलर फोर्सेस को मिल जाएगी इन लोकल सिविलियंस की वजह से, और वो बड़ा कठिन कार्य हो जाएगा ग्राउंड ट्रूप्स के लिए। वो एक तरीके से खुद फंस जाएंगे। तो एक ज़रूरी बात जिसके साथ बताना चाह रहा हूँ आपको, वो ये है कि कल तो ट्रंप साहब कह रहे थे कि रडार वगैरह सब खत्म हो चुके हैं। मुझे ये लग रहा है अब एट द मैक्रो लेवल कि जो अमेरिका के ओहदेदार हैं, हेड्स ऑफ इंटेलिजेंस, हेड्स ऑफ वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस, वो प्रेसिडेंट ट्रंप को शायद सही खबर नहीं दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से सही खबर इस मारे नहीं दे रहे हैं कि उनसे डरते हैं, और डरते इस मारे कि वो वही खबर देना चाहते हैं जो ट्रंप साहब सुनना चाहते हैं। अगर कोई गलत खबर सुना दी तो ट्रंप साहब उनसे नाराज़ हो जाएंगे, जिस प्रकार से उन्होंने एक अभी आर्मी चीफ को बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो लोग डर रहे हैं कि अगर हमने इनके प्रेसिडेंट के जो उनको खबर अच्छी लगती है वो नहीं दी तो हमको ये बाहर निकाल देंगे। इस वजह से इस प्रकार की खबरें, मतलब आप कह रहे हैं कि प्रेशर है, और इस प्रेशर की वजह से नहीं समझ रहे, इस प्रेशर की वजह से झूठी जानकारी भी वहां तक पहुंचाई जा रही है। की वजह से जी, मैं के.के. सिन्हा सर आपसे समझना चाहूंगा। पहली बात यह कि ये पायलट जिंदा भी है या नहीं है ये किसी की जानकारी नहीं, लेकिन हाँ मिसिंग है ये सबको पता है। लेकिन इस खबर ने एक बात तो साबित कर दी ना सर कि आसमान में अमेरिकी बादशाहत वो मिट्टी में मिल गई। जय हिंद प्रत्युष, आपके सभी दर्शकों को और हमारे को पैनलिस्ट को। देखिए, उनकी साख तो मिट्टी में मिल ही रही है। जिस तरह से रिटेलिएशन हुआ है, एक अंडरडॉग ये मानता है अमेरिका, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं, आपने सुना ही होगा 2 अप्रैल को उन्होंने बोला कि उन्होंने पूरी उनके एयरफोर्स को, उनके कंप्लीट नेवल एसेट्स को, ग्राउंड फोर्सेस को 75% तबाह कर दिए हैं, और नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स उनको पाषाण युग में ले जाएंगे, स्टोन एज में ले जाएंगे, ऐसा भयंकर होगा। देखिए, आज के दिन तो हो चुका है ना, तकरीबन 30 दिनों से आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद है। वो कहते थे 24 घंटे के 48 आवर्स, 5 दिन, 10 दिन, और अभी वो कहते हैं 2 से 3 वीक और चलेगा। देखिए, हुआ क्या है ये, यदि आप पूरे देखें जो एसेट्स, और ये कोई फेक न्यूज़ तो है नहीं, 4 F-35E एक जो अभी आप बता रहे हैं वो, और वो कहाँ है, जैग्रोस माउंटेन है, वो माउंटेन रेंजेस हैं 1500 किलोमीटर की। ये यदि आप आबादान लेंगे, जो कि नॉर्थ वेस्ट में शंकर अभी बता रहे थे, उनसे लेकर के अब शाहबार तक ये इतना पड़ता है। ये जॉग्रस माउंटेन है, और माउंटेन का आपने दिखाया ज़मीनी हालात क्या है बुसरैर की जगह में, और ये खुजिस्तान का इलाका है जहाँ हुआ है। तो उन्होंने इसके अलावा वहाँ पर 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भेजे थे, जिससे से उन्होंने एक रेस्क्यू की है। उसमें से 2 तो वो भी गया है, ये खबर शायद आपने नहीं बताई है। ये हुआ है। 3 MQ-9 भी इसी दौरान निकला है इनका। इसके अलावा एक A-10 दो थंडरबोल्ट, ये थंडरबोल्ट 18 आए हैं यहाँ पर। ये 50s के एयरक्राफ्ट हैं, और ये स्लो मूविंग, इनको बोला जाता है एंटी आर्मर में यूज़ होता है। इनके अंदर में वो भी एक गिरा है, और वो गिरा है हार्मोज के पास में। तो यदि मैं पूरे नहीं बताता हूँ कि एयर एसेट्स, तो एक सुपर पावर जो कहता है कि इट हैज़ गॉट और मैं ये मानता हूं कि जो उन्होंने कहा है कि उनका एक प्रोबिंग अटैक हम कहते हैं, रेकिन फोर्स, लेकिन इसे ये जो इलाका बताते हैं क्योंकि यहीं पर के सिन्हा सर, मैं आपके पास फिर दोबारा लौट कर आऊंगा, और हमारे साथ मेहमान हैं। मैं सैयद आसिफ साहब, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले दीपक वोरा सर, आपसे एक कमेंट जरूर चाहूंगा, क्योंकि अब तो पायलट का सवाल है, अमेरिकी फोर्स का सवाल है, एक सोल्जर का सवाल है, और उसको बचाना इस वक्त ट्रंप के लिए भी अब नाक की नहीं साख की भी लड़ाई है। इससे पहले कि वो ईरानी फोर्स या वहां की जनता के हाथ में पड़े, सबसे पहले उसको वहां से सुरक्षित निकालना है। और अगर वो ईरानी जनता या ईरानी फोर्स के हाथ में पड़ गया, तो इसके बाद युद्ध का टर्निंग पॉइंट आप क्या देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जब भी आपके साथ होता हूँ, थैंक यू। और ताल ठोक के में तो मुझे भी काफी ताल से ताल मिलाना पड़ता है सीखने के लिए कि क्या वहां पे सिचुएशन है। आई एम ओनली एजुकेटिंग माई सेल्फ। 20 साल भले ही उस एरिया में रहा हूं, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड। पहली चीज, क्या वो जिंदा है अभी? अगर वो गिरा है, इज ही स्टिल अलाइव? ये किसी को नहीं मालूम है। तब तक तो हम हवाई बातें करेंगे।
हवाई जहाज था ना, तो हम वो उसको करेंगे कि इसमें यहाँ गिरा, इस माउंटेन में गिरा, उधर गिरा। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। फिर ये सोशल मीडिया पे जो इन्होंने खबरें छाप दी हैं, आई डोंट ट्रस्ट देम सर। दोनों तरफ से बहुत ही, आप जानते हैं कि आजकल फेक न्यूज कितनी घूमती फिरती है, डॉक्टर एआई वगैरह चीजें में चलती हैं। मेरा अगर मैक्रो लेवल पे ही मैं देखूंगा, वियतनाम में जब मैं पोस्टेड था तो हमारी एम्बेसी के साथ एक बिल्डिंग थी, उनका पुराना जेल था जनरल शंकर, उसको कहते थे हैनोई हिल्टन। जितने अमेरिकन पायलट्स डाउन किए गए थे वहां रखते थे उनको हैनोई हिल्टन में। तो जब वहां पे पीस डील हुई तो उन सबको छोड़ दिया। अमेरिका अपने नॉर्मली अपने सिपाहियों को छोड़ता नहीं है अकेला, पूरी कोशिश करेगा उसको ढूंढने की। और अगर ये ईरान के हाथ में आ जाता है, वो पब्लिश करते हैं, फिर वो भयंकर हमले करने शुरू कर देगा कि हम ईरान तो हमको ये एक आदमी वापस नहीं करेगा, एक आदमी के कारण हम सीज फायर नहीं करेंगे, हम ठोकते जाएंगे जब तक ये अपने आप हमसे ना कहें भाई इसको वापस ले लो। फाइनली सर, लेटर ऑन शायद आप बात करेंगे, अमेरिका क्या करेगा, डिक्लेयर विक्ट्री करके चला जाएगा या वहीं पर रहेगा, ये मैं नहीं कह सकता। इतना मैं जानता हूं, अगर अमेरिका कह भी दे मैं जीत गया और वो चला जाता है, जो प्रतिबंध ईरान पे लगे हैं वो नहीं हटेंगे सर। ईरान इराक वॉर के बाद 4 साल लगे थे ईरान और इराक को वापस स्थिति लाने में। इस बार तो शायद 100 साल लग जाएंगे, जितनी मार उन्होंने दी है ईरान को। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। सैयद आसिफ रिजवी सर, लोगों के बीच में पूरे दुनिया में इस वक्त एक ही सवाल चल रहा है कि बंद करो, बस हो गया, जंग खत्म करो। लेकिन अब जो इस वक्त सूरत हाल है, क्या आपको लग रहा है कि बातचीत की गुंजाइश अभी भी बची हुई है, बातचीत से मसला सुलझ सकता है, या फिर आप अमेरिकी पायलट को अपने कब्जे में लेकर अब आर्म ट्विस्टिंग यहां से शुरू करेंगे? देखिए सर, बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। एनालिस्ट लोग हैं और सब नॉलेजेबल भी हैं और बहुत तजुर्बा है। लेकिन मैं सर बात अपनी यहाँ से शुरू करूंगा कि जिस तरह से इस गुब्बारे में, अमेरिकन गुब्बारे में हवा भरी थी, उसको एक सुई से ईरान ने फोड़ दिया। इसके जो ढोल थे ना, ढोल, इसकी पोल खोल के रख दी ईरान ने। मैं बहुत ज्यादा, शायद हमारे सर बता रहे थे फेक न्यूज भी हो सकती है, तो मैं पास्ट में जाऊंगा किस तरह से अमेरिका बेइज्जत होके इराक से आया, किस तरह से अफगानिस्तान में बेइज्जत हुआ, वियतनाम में सब बात कर रहे थे, वियतनाम का क्या हाल हुआ ये दुनिया जानती है। तो मैं पास्ट पे थोड़ा सा बहरहाल चाहूंगा कि देख ले, फ्यूचर तो जो आएगा और जो बताएगा वो सबको पता चल जाएगा। लेकिन जो अमेरिकन और वेस्टर्न इंपीरियलिज्म जो था, जो ये सुपरियरिटी, अपने आप को सुपर पावर कहते थे, इनको धूल चटा दी ईरान ने। इनका भूत जो था ना, सुप्रीमेसी का भूत उतार दिया बहुत कायदे से। और फेक न्यूज की रही बात, तो सर क्योंकि एक तरह से अब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, सर तो शायद 20 साल यहाँ रहे हैं, बता रहे थे। बहरहाल लोकल न्यूज जो हमको मिलती है ग्राउंड लेवल पे, वो शायद ज्यादा बेहतर होती है। इस तरह से मैं बता सकता हूँ आपको कि ईरान का डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा काम कर रहा है सर। रोजाना MQ-1 मार रहा है, MQ-9 मार रहा है, आज ही लुकास सुबह में मारा है, और कल जो है F-15 मारा है। F-16 की अभी कहीं बात नहीं हो रही है, जिसको मारा है और वो इमरजेंसी लैंडिंग किया है गल्फ कंट्री के किसी गल्फ कंट्री में। A-10 को मारा है सर, वार्थॉप को, और ये A-15 को जो मारा है ना सर, A-15 स्ट्राइक ईगल को, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका पुर्जा भी बताया इन्होंने मार के कि ये पुर्जा है, इसको तो नहीं निकालेंगे। और इस पे बाकायदा कोड भी लिखा हुआ है, कोड मेंशन है सब इस पे। हाँ। तो ये कोई फेक न्यूज या फेक न्यूज नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं कि ईरान इस जंग में बिल्कुल माकूल पलटवार कर रहा है और उसके पास सैन्य क्षमता को कुछ भी नहीं पहुंचा है। लेकिन इस बीच एक खबर यह भी आई कि एक तरफ तो ट्रंप बार बार कह रहे हैं 85% सैन्य क्षमता को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, ना जाने कितनी बार ऐसे दावे कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने कुछ और कह दिया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट कहती है कि 50% मिसाइल लॉन्चर, कामिकाजी ड्रोन सेफ है ईरान में। कई ईरानी मिसाइल भंडार तक हम पहुंच नहीं पाए, यानी कि यूएस नहीं पहुंचा है। ईरान के कई मिसाइल भंडार पर हमले तो हुए, लेकिन हमले के बाद मिसाइलें मिट्टी के अंदर दब गई, नुकसान नहीं पहुंचा। मिसाइलें अभी भी सुरक्षित हो सकती हैं, बमबारी के बाद भी क्रूज मिसाइलें सुरक्षित है। ये तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी ये कह रही है, ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। रोमिंदर सचदेवा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोमिंदर सचदेवा सर, मतलब ये तो
ट्रंप एक तरीके से खुद भी एक्सपोज हो रहे हैं, उन्हीं की खुफिया एजेंसी कुछ कह रही है, उनके दावे जो है बार बार वो कुछ और आ रहे हैं। हाँ नहीं, डेफिनेटली यस, उन्हीं की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि मिसाइल्स की जो लॉन्चिंग साइट्स हैं वो ध्वस्त हो जाती है, पर वो जल्दी से दोबारा उन्हें तैयार कर ले रहे हैं। तो ये सब चल रहा है। बट अगर ओवरऑल में देखें, ऐसी कोई मेरे को कोई डाउट दिखता नहीं कि अमेरिका ने बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है ईरान को फिलहाल के लिए। बट हाँ, ईरान ने फाइट बैक किया है, रिटेलिएटरी करा है, एसिमेट्रिक करा, और बीच बीच में ऐसे हमले कर दिए जिनको अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं करता था, और ईरान की रेजिलियंस दिखाते हैं वो। बट बैक टू द पायलट इशू, मुझे दिखता है कि ये जो पायलट गिरा है फिलहाल अब किस भी हालात में, ये कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे जिमी कार्टर के साथ 1980 में हुआ था। तब क्या हुआ था, अमेरिकन एम्बेसी में होस्टेजेस ले लिए गए थे और रोज वीडियोस या स्टेटमेंट्स आती थी। तो अगर ईरान ने इस पायलट को अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, तो रोज अमेरिका में ये चलेगा एक हमारा पायलट वहाँ अरेस्टेड है, रोज ये लगेगा कि ट्रंप कमजोर है, उसको निकाल नहीं पा रहा है, ये प्रेशर पड़ता जाएगा ट्रंप पे। और इन एनी केस जल्दी या जल्दबाजी में उन्हें अब उसे निकालना है। उसे निकालने के लिए जो भी ग्राउंड ऑपरेशन ये करेंगे, भाई कुछ तो ग्राउंड करना पड़ेगा ना, निकालने के लिए जाना पड़ेगा। वो सक्सेस हो गया तो ठीक है, परंतु अगेन बैक टू 1980, अमेरिका ने 8 हेलीकॉप्टर और 3 एयरक्राफ्ट भेजे थे तेहरान के पास। उन्हें लैंड करके जाना था, तेहरान के निकट जाना था, वहाँ एम्बेसी में जा करके अटैक करके 50 लोगों को निकाल के एक स्टेडियम में हेलीकॉप्टर तैयार खड़े थे, लाना था। वो हेलीकॉप्टर जो उतरने गए तो वो इतना स्टॉर्म आ रहा था डस्ट का कि वही डैमेज हो गए और मिशन अबॉर्ट हो गया, और वापस जब जल्दबाजी में भागे तो 8 सर्विस मेंबर्स किल हो गए, वो मिशन फेल हो गया। तो ऐसे में अभी जो भी अमेरिका का रेस्क्यू मिशन होगा इस पायलट के लिए, वो कैसे जाता है वो भी देखना। अगर मान लीजिए कि पायलट को अगर ईरान ने पकड़ लिया और उसके बाद उसके वीडियोस भी सामने आ गए, इंटरनेशनल कानून की बाध्यता भी तो होगी। अगर आपने पायलट को दिखा दिया कि अमेरिकी पायलट है सर, नहीं अमेरिकी पायलट है, और ईरान तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल उसकी तस्वीर भी जारी करेगा कि ये देखिए अमेरिकी पायलट हमारे कब्जे में है, अब बताओ क्या बात करनी है तुम्हें। नहीं वो तो रहेगा, बट एट द सेम टाइम बात करने में तो रहेगा, बट एट द सेम टाइम अमेरिका पूरा का पूरा प्रयास तो ये करता रहेगा ना, जैसे तैसे मैं उसको वहां से निकाल रहा हूं, चाहे किसी ईरान की टॉप सीक्रेट जेल में भी हो, पर उस प्रोसेस में वो मिशन उनका सक्सेस होगा या नहीं होगा वो एक और। सैयद आसिफ साहब कुछ कहना चाहते हैं ईरान से। सर मैं कह रहा था कि अगर अमेरिकन पायलट यहाँ मिलता है तो मेरी नजर में फुल्ली सेफ रहेगा, और जो ये इन्होंने इनाम का सिलसिला रखा है कि अगर पब्लिक को मिलता है और पब्लिक जो है फौरन इसको हुकूमत के गवर्नमेंट के हवाले कर दे, और उस पर बहुत बड़ा इनाम रखा है, वो इसीलिए रखा है कि पायलट के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। क्योंकि ये जो क्राइम कर रहे हैं ना, ये क्राइम देखिए वहां के लोग पे जो ये बरसा रहे हैं, सिविलियंस बरसा है ना, तो कहीं पे किसी का भाई, माँ, बाप, फैमिली मेंबर्स कहीं ना कहीं मरे हैं इस क्राइम में। तो ये कहीं क्राइम वार इनसे भी ना हो जाए, कोई इस पायलट के साथ अनहोनी ना हो जाए मेरी नजर में, इसलिए इन्होंने इनाम भी रखा है। कहा कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप फौरन गवर्नमेंट के हवाले करिए। जी, हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल है, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, यूएस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज कौल जी, अमेरिकन पब्लिक क्या कह रही है, क्योंकि हमने बहुत प्रोटेस्ट की तस्वीरें वहां पर देखे, नो किंग्स, ये भी हमने प्रोटेस्ट वहां पर देखा। क्या वहां के लोग मान रहे हैं कि ट्रंप फंस गए हैं और वहां की जनता को फंसा दिया है और निकलना नहीं चाह रहे, पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। देखिए, आपके पैनलिस्ट की मैंने बातें सुनी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए, उनको रिपीट किए वगैरह। आई कम टू द क्वेश्चन जो आप में से स्पेसिफिकली आस्क कर रहे हैं। मैं इस टाइम सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में हूँ, और यहाँ पे सेंटिमेंट एवरी डे वर्सन हो रहा है। और अब जो पायलट की खबर आई है, जो कि वेपन ऑफिसर थे, आई थिंक 15 उनकी रिकवरी के लिए यहाँ पे जो लोकल कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने कुछ पिटिशंस वगैरह स्टार्ट की हैं। उनकी फैमिली के अभी तक इंटरव्यूज नहीं आए हैं, लेकिन एक्स के ऊपर कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं। तो पब्लिक सेंटिमेंट डेफिनेटली एस्केलेट हो रहा है यहाँ पे। और ओवरऑल वॉर का जो ट्रंप ने इसका अभी रिसेंट नेशन के नाम एड्रेस किया, उसमें ही वाज ट्राइंग टू जनरेट सपोर्ट ऑफ पब्लिक अगेंस्ट ईरान। तो लोकल पब्लिक इस टाइम ईरान को एज ए एडवर्सरी नहीं देखती। ऑब्वियसली इजराइल का सपोर्ट यहाँ बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी लॉबी है, और इजराइल आई पर्सनली बिलीव हैज अ राइट टू बी अ सक्सेसफुल कंट्री और ग्रो एंड एवरीथिंग। और ईरान उसकी एग्जिस्टेंस को ही एक्नॉलेज नहीं करता और रोज सुबह उठ के उसे डिस्ट्रक्शन थ्रेट्स देता है। तो उस एंगल में है सपोर्ट। लेकिन अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखें तो एंटी ट्रंप प्रोटेस्ट काफी बढ़ चुके हैं। उसमें एप्स्टीन फाइल का एक बहुत बड़ा रोल है।
इन्फ्लेशन, मैं पहले पेंसिल्वेनिया में था और मैंने कैंपेन भी किया है, तो मैं आपको फर्स्ट हैंड बता सकता हूं कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा इलीगल इमिग्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब लीगल इमिग्रेशन के ऊपर जो इश्यूज आ चुके हैं, 20 साल पुरानी फैमिलीज जिनको सेपरेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है। और कहीं ना कहीं अभी जो पोप ने स्टेटमेंट दी, आप उसे हल्के में मत लीजिए कि कभी भी आपके हाथ अगर खून से सने हुए हैं तो आपको भगवान या जीसस की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो एवेंजेलिकल बेल्ट और मागा कोर वोट बैंक में भी ये सेंध मारी है। और मैं आपको बता सकता हूँ स्विंग वोटर्स इस टाइम मूव कर चुके हैं ट्रंप के फेवर से। इस टाइम जो मागा वोटर बैंक है वो भी अब 80% पेनिट्रेशन रह चुका है। यहाँ के बहुत सारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैन एक ओपन लेटर की तैयारी कर रहे हैं। मुझे भी फर्स्ट हैंड कई कांग्रेसमैन जानते हैं और वो लिख रहे हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड के हम बिल्कुल अपोजिशन है, लेकिन उसके बगैर 1000 पाउंड ऑफ यूरेनियम एनरिच्ड कैसे वहां से निकालेंगे, दिस इज आउट ऑफ माय इमेजिनेशन। ग्राउंड ऑपरेशन कब होगा, ग्राउंड ऑपरेशन कब होगा, ये सवाल तो पिछले कई दिनों से बना हुआ, अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन वहां पर शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि कितना बड़ा जोखिम है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है, यूएस के प्रस्ताव पर ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान में बातचीत के लिए ईरान राजी है, इस्लामाबाद जाने से मना नहीं किया है। ये अरागची की तरफ से दावा किया गया। ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर 48 घंटे के सीज फायर का प्रस्ताव खारिज है। यूएस ने मध्यस्थ देश के जरिए प्रस्ताव भेजा था। 48 घंटे के सीज फायर का प्रस्ताव खारिज किया जा चुका है ईरान की तरफ से, यानी कि किसी की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। सैयद आसिफ रिजवी साहब, मतलब टोटली बातचीत जो है वो कोई गुंजाइश भी नहीं। सर ये कैसी अंधेर नगरी है, मुझे नहीं समझ में आता। मुझे हमारी चौपट राज वो ये हो रहा है, कैसे एक बातचीत करेगा ईरान। पहली बात तो ईरान ने कोई भी बातचीत से पहले ही मना कर दिया, लेकिन कहा है कि बातचीत हम करेंगे इस शर्त पे कि देखो हमको फिलिस्तीन नहीं समझना, हमको वेनेजुएला नहीं समझना, हमको अफगानिस्तान और इराक नहीं समझना, लेबनान नहीं समझना, कि हमसे तुम सीज फायर करोगे फिर हमला करोगे, फिर 2 दिन रुकोगे फिर हमला करोगे, फिर 4 दिन रुकोगे फिर हमला करोगे। तो इस स्थिति को ईरान जो है कबूल नहीं करता है, इसके लिए मना करता है ईरान। और दूसरी चीज देखिए ना सर कि कहाँ होता है ऐसा कि आप हमले पे हमले किए जाए और फिर कहें कि भाई चलिए बातचीत चल रही है। जो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ होता है सर ये ऐसा, क्या कहाँ होता है? ये क्राइम नहीं है तो क्या है? ये जो कल ब्रिज को मारा है इन्होंने, B1 ब्रिज, सर एशिया का है, मिडल ईस्ट का 7th या 8th नंबर पे आने वाला था। ये ब्रिज कितना बड़ा और कितना ऊंचा था, जो फुल जो है ईरानी टेक्नोलॉजी से बन रहा था और जिसके हेड एक लेडी थी सर। तो मैं ये कहूंगा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज जो है ये जैसे कि कहते हैं लोग कि ईरान जो है बर्बाद हो गया 20 साल और 40 साल 50 साल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेना टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारी नजर में ईरान ने जो किया है टेक्नोलॉजी वो आपके सामने शॉर्ट रेंज ईरान उतने दिनों से क्या कर रहा था, ईरान उतने दिनों से क्या कर रहा था, ये दुनिया आज इस जंग में देख रही है। मैं दीपक वोरा सर, मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं दोबारा। दीपक वोरा सर, एक तरफ तो अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट और ट्रंप का दावा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस बीच IRGC का दावा कि अभी तो हमने अपने मिसाइल्स और हथियार बहुत सारे निकाले नहीं हैं। तब तो यह हाल है कि अमेरिका के जो फाइटर जेट जिस पर उसको बड़ा गुमान था उसको हम जमीन पर लिटा रहे हैं। सर अगेन ये बहुत अहम प्रश्न आपने कहा है जो IRGC। मैं सर आपका जवाब लूं उससे पहले जो एक दावा है वो मैं एक बार दर्शकों को सुनाना चाहता हूं। امید نداشته باشید که مراکز تولید موشک‌های راهبردی، پهپادهای دوربرد تهاجمی، سامانه‌های نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک و تجهیزات ویژه ما را نابود کرده باشید که با چنین تصوری عمق باطلاقی که در آن خود را گرفتار کرده اید را بیشتر خواهید کرد. दीपक वोरा सर, एक तो चीज हैरानगी वाली ये है कि अमेरिकन को मालूम नहीं शायद ईरान ने कितने मिसाइल्स बनाए। वो 24 घंटे या 1 महीने में नहीं बने, वो तो कई सालों से बन रहे थे और उनका इंटेंशन सिर्फ इजराइल पे प्रेशर डालना था और कुछ नहीं था। वो जानते हैं, वो तो हमेशा कसम यही खाते हैं कि हम ईरान को इजराइल को जीने नहीं देंगे। दिस इज वेरी क्लियर। जो मर्जी हमारे जो मित्र आए हैं वहां से कह दें कि हम तो बहुत अच्छे लोग हैं एक्सेट्रा, रियलिटी इज कि आपको इजराइल से बहुत नफरत है। सेकंड इशू सर, ये जो बात हो रही है कि हमारी असली मिसाइलें तो अभी हमने छुपा के रखी हैं। अगर छुपा के रखी हैं तो किस लिए छुपा के रखें? किसी आप एग्जीबिशन में उनको डिस्प्ले करेंगे? अमेरिका ठोकता जा रहा है, आज भी 70 से ज्यादा हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, तो क्यों संभाल के रखी हुई है सर?
आप उनको बाहर क्यों नहीं ला रहे हैं? मेरा मानना है कि ये सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। नॉर्मली फ्रॉम अ मिलिट्री या जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपके पास हथियार है तो बाहर निकालिए और दुनिया को दिखाइए कि ये मेरी क्षमता है, मैं इतना नुकसान करता हूँ। छुपा के सेफ डिपॉजिट में रखने का मुझे तो समझ नहीं आता, शायद जनरल साहिबान बेहतर बता पाए सर। शंकर प्रसाद सर, लेकिन एक बात तो साफ है ना सर कि अगर अमेरिका के इतने हेवी और इतने पॉपुलर अगर फाइटर जेट ईरान मार रहा है तो इसका मतलब कि जो सैन्य क्षमता 85% हमने खत्म कर दिया, वो दावा तो झूठा है सर। शंकर प्रसाद सर। नहीं, जैसे मैंने शुरू में कहा, पहली बात तो दीपक साहब सही कह रहे हैं कि अगर इतने बढ़िया हथियार हैं तो उसका इस्तेमाल अभी तक 36 दिन हो गए, कब तक रोक के बैठेंगे, क्यों नहीं कर रहे? तो देखिए, इस लड़ाई में प्रोपेगेंडा हैज़ बीन ए मेजर इशू। जो AI के जरिए खबरें निकलती हैं और जो प्रोपेगेंडा आ रहा है वो तो बहुत ज़बरदस्त इशू है। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है और बताने का जवाब ये है कि आपको याद होगा एक भारत का और जब पाकिस्तान का बालाकोट इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद हमारा एक पायलट पाकिस्तान में गिरा था और उसको उन्होंने कब्जे में ले लिया था। ही वाज प्रिजनर ऑफ वॉर जी। विदिन 24 आवर्स इंडिया वाज एबल टू गेट हिम बैक। याद होगा आपको? जी जी याद है। क्योंकि इंडिया हैड लीवरेजेस। अगर इस वक्त अमेरिका के पास कोई लीवरेजेस है या होता तो कुछ उम्मीद थी कि अगर ये पायलट जिंदा पकड़ा भी गया है और अपने कस्टडी में है ईरान की एजेंसीज के पास, तो ये वापस आ सकता है। इस समय ये बिल्कुल नहीं लग रहा। पूरे लड़ाई की हालत को देखते हुए, मैं ये नहीं कह रहा कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, लड़ाई की स्थिति देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि इस समय अमेरिका के पास कोई लीवरेज है जिसके वजह से वो इस पायलट को वापस ले सकते हैं। जहाँ तक कि इस पायलट को लाने का ग्राउंड्स का सवाल है, दैट साउंड लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। अगर वो करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा जो कि अमेरिकन पॉपुलेशन विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट। अब इसकी तीसरी पहलू ये है कि अगर कोई मीडिएटर आता है, मीडिएटर पहली बात अगर ऐसा आता है जो कि मीडिएट करके इस पायलट को छुड़वा दे, तो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इसकी भी उम्मीद मेरे हिसाब से तकरीबन ज़ीरो है। ऐसा मीडिएटर अभी तक तो कहीं नज़र आया नहीं है। तो इस समय हालात जो है वो बहुत गंभीर हैं। अगर इजराइल के पास अभी भी हथियार हैं तो डोंट फॉरगेट, इजराइल के पास भी हथियार हैं। और ये डोंट फॉरगेट कि जो आपने स्टेटमेंट सुना ट्रंप साहब का, आई विल कन्वर्ट दिस इनटू स्टोन एज, दैट्स ऑल्सो ए वेरी डेंजरस स्टेटमेंट। उसको और उनके हथियार जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए हैं उनको अगर आप मिला के देखें, द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स अ वेरी बिग डिजास्टर। तो एक पायलट है, एक तरफ से हथियार है, एक तरफ से सब तरफ से सब लोग पिट रहे हैं, और दूसरी तरफ से सर पुलों को उड़ाने की धमकी भी है। दूसरी तरफ पुलों को उड़ाने की धमकी भी है। एक तरफ दूसरे हथियार है, एक तरफ दूसरे हथियार हैं जी। नहीं, एक तरफ इनके पास अच्छे हथियार है, एक तरफ इजराइल का भी हथियार बचा हुआ है ना। भी इजराइल के पास भी तो एक हथियार है जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। वो क्यों बना के रखा हुआ है उसने? वो कब इस्तेमाल करेगा? आफ्टर ऑल इजराइल इज नॉट द कैपेबिलिटी। धीरज कौल जी के पास, व्हिच आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट। मैं धीरज कौल जी आपके पास आ रहा हूं। अगर ईरान ने उस पायलट को दुनिया के सामने ले आया कि ये अमेरिकन पायलट ये हमारे कब्जे में है, एक प्रेशर तो बनेगा ट्रंप सरकार पर कि आप अपने फौजी को वापस लाओ, अपने पायलट को वापस लाओ, या फिर वो ये कह देंगे कि लड़ाई में ये सब चलता है? मैं 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन देता हूं। मैं कुछ नहीं तो 50 से ज्यादा लोगों से कल ईरान ओरिजिन के बात कर चुका हूं। उनके वहां पे इंटरनेट के इश्यूज हैं, लेकिन वहां पे भी आपको क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं। IRGC की जो ग्रिप है वो भी थोड़ी लूज हो रही है और पब्लिक के अंदर रिजेंटमेंट बढ़ रहा है। मैं फर्स्ट हैंड, मैं फिजिशियन हूँ, फर्स्ट हैंड बताता हूँ। वहाँ डायलिसिस इस टाइम 30% रह गया है। रिपीट माई सेल्फ, 30%। कीमोथेरेपी स्टॉप हो चुकी है। एंटीबायोटिक्स और इमरजेंसी केयर बहुत इफेक्टेड है। ये मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ऐसा सोचना कि ईरान पे कोई इफेक्ट नहीं आया, आई थिंक यू आर फूलिंग योर सेल्फ। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट, जनरल साहब ने एक बात बोली, ये प्रोपोगेंडा वॉरफेयर हो रहा है। आई पर्सनली डाउट कि ईरान के पास कोई ब्रह्मास्त्र बचे हुए हैं। और तीसरी बात, न्यूक्लियर थ्रेट इज बिकमिंग मोर एंड मोर रियल, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल चैलेंजेस, मैं मार्केट से कनेक्टेड हूँ। हमारे पास 4 हफ्ते का ऑक्सीजन पड़ा है। अगर हरमुज 4 हफ्ते में नहीं खुला, वर्ल्ड स्टैगफ्लेशन में घुसेगा एंड देन वी विल हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन आवर हैंड। पूरी दुनिया की इकोनॉमी शेक हो जाएगी और आप रिसेशन के अंदर घुसेंगे। तो एक हद तक तो आप चीजें टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन मनी विल कॉल द शॉट्स, और इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट एज अ फिजिशियन अगर कोई स्मार्ट टेक्टिकल न्यूक्लियर वहां पे गिरा, पूरी सिविलाइजेशन के लिए खतरा हो सकता है।
और इसराइल के पास भी काफी असला है। एंड डोंट अंडर एस्टिमेट सऊदी और यूएई, उनकी एयरफोर्स भी स्ट्रांग है, वो अभी तक इसको बड़ा नहीं करना चाह रहे। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एरर्स आर रनिंग वेरी वेरी थिन। मेरे आज ही सऊदी के लोगों से 2 लोगों से बात हुई है, एक डायरेक्टली गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है हेल्थ केयर के, तो वो भी बता रहे हैं कि पब्लिक भी देख रही है कि उनकी गवर्नमेंट चुप क्यों बैठी हुई है। ये एक मिथ फैलाया जा रहा है कि पब्लिक इज अगेंस्ट द रूलर, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक इज आल्सो रनिंग थिन। ये तो समझा भी जा सकता है सर, अगर कोई वॉर अगर 36वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और इतने मिसाइल्स और बम वहां पर बरस रहे हैं, तो वहां की जनता की क्या स्थिति होगी। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं सर, वहां की जनता की क्या स्थिति होगी ये समझा जा सकता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जंग के बीच से। अमेरिकी मीडिया ने बड़ा दावा किया है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरानी हमला हुआ और ईरानी हमले में यूएस दूतावास को नुकसान हुआ है। हमले में 3 मंजिलों को काफी नुकसान पहुंचा है। CIA स्टेशन भी प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। हाई सिक्योरिटी जोन के बाद यहां पर ये भारी नुकसान, CIA स्टेशन भी इससे प्रभावित हुआ। अमेरिकी मीडिया की तरफ से बड़ा दावा, रियाद में अमेरिकी दूतावास पर जो ईरानी अटैक हुआ था और ये हाई सिक्योरिटी जोन, और तब ये हालत है, तब वहां पर ये हमला हो रहा है। सर अब ये बताइए सर कि रविंदर सर, मतलब 3 लेयर की हाई सिक्योरिटी, इसके बावजूद अगर वहां पर ईरान अटैक कर रहा है तो कहां गई अमेरिका की वो डिफेंस सिस्टम्स? नो डेफिनेटली यस। इस समय मतलब अरब स्टेट्स का जो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कवेनेंट था अमेरिका के साथ कि हमारी सेफ्टी वो चैलेंज में है, स्ट्रेस में है। ये जो रिपोर्ट है, ये कुछ दिनों पहले जो अटैक हुआ था रियाद में अमेरिकन एम्बेसी में, उस समय कहा गया था नहीं जी कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ी मोटी आग लगी है, अब वो बुझा दी गई थी। पर आप जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में आज है कि अमेरिकन एम्बेसी पे मेजर डैमेज हुआ था, बट बताया नहीं गया था। 3 बिल्डिंग्स और इतनी भीषण आग थी कि करीब आधे से ज़्यादा दिन लगा था उस आग को बुझाने में, इंक्लूडिंग CIA का ऑफिस, CIA स्टेशन जिसे वो कहते हैं, वहाँ पर वो भी डैमेज या डिस्ट्रॉय हो गया है। तो वही बात है, प्रोपोगंडा है, फॉग है, पूरी इंफॉर्मेशन दी नहीं जा रही है। तो ये दोनों तरफ से चल रहा है एंड सिविलियंस नो डाउट दोनों तरफ से हर्ट हो रहे हैं। अरब देशों को जो बार बार कहा जाता है कि ईरान कहता है कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, इसलिए इजराइल को लड़ना है। कितनी बार आई थिंक हम बात कर चुके हैं कि पहले ये तो देखिए ईरान डेथ टू अमेरिका कहता क्यों है। 53 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इनकी डेमोक्रेटिक सरकार गिराई, शाह को डिक्टेटर बनवाया, 26 साल तक शाह को सपोर्ट किया, मिलिट्री वेपन्स दिए, शाह की सीक्रेट सर्विस थी, वो भी डिक्टेटर था। तो जब सड़क में आके लोग शाह को उखाड़ फेंका, क्या वो कहेंगे अमेरिका जिंदाबाद? हमारे देश में अगर किसी देश में भी तो आप यही कहेंगे अमेरिका मुर्दाबाद। तो रूट्स जो है ईरान की, जहां से बात शुरू हुई है डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इजराइल, वहां से शुरू हुई है। मैं ये नहीं कह रहा वो सही है, बट बैकग्राउंड भी हमें देखना चाहिए। नहीं हवा में एक दिन आए ईरानियंस ने जारी दुश्मनी पाल ली, बैकग्राउंड था उनके देश में जो अमेरिका ने करा। तो दोनों तरफ की सिचुएशंस हैं, पर अरब खाड़ी के देशों को बहुत बड़ा खतरा है। अगर एक वुंडेड ईरान, घायल हुआ ईरान भी बच गया, तो इन सब को सबसे बड़ा खतरा एक्चुअली ये इस्लामिक रेवोल्यूशन जो था ईरान में, उसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि लीडर जो देश का हो स्पिरिचुअल हो, डायनेस्टिक ना हो, परिवारवाद ना हो जिसे हम कहते हैं। और यहाँ इन सारे देशों में तो शेख है, अमीर है, किंग है। इनको सबसे बड़ा खतरा है जो धीरज जी अभी कह रहे हैं कि वहां की अवाम उनके खिलाफ नहीं है। सर अभी पिछले कुछ दिनों में जो पिछले 10 दिनों में जो अपडेट्स हैं, एक तो पुल उड़ाया, पुल उड़ाने के बाद ईरान ने बाकायदा एक लिस्ट जारी कर दी कि देख लो मिडिल ईस्ट में हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले धमकी आई थी, आपने यूनिवर्सिटी पर अटैक किया तेहरान में, अब देखो हम एक यूनिवर्सिटी को नहीं कई यूनिवर्सिटी को उड़ाएंगे। बगदाद में एक अटैक हो भी गया। आंख के बदले आंख वाली पॉलिसी पर ईरान इस वक्त चल रहा है। लेकिन के सिन्हा सर, ये जो यूरेनियम वाली थ्योरी है कि 450 किलोग्राम यूरेनियम ये ईरान में कहां, ये अमेरिका को पता चल चुका है और उसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। क्या सर ये इतना आसान है अमेरिका के लिए कि वहां से यूरेनियम निकाल कर सुरक्षित ले जाएगा अमेरिका? मेरे अनुसार तो मेरी जो मिलिट्री नॉलेज है और जितनी ज़मीन पे की है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। आप जा कर के ना सुई को खोजिएगा डेजर्ट के अंदर में जो अंदर है और कहेंगे निकाल ले जाएंगे, उसके बराबर है।
उसने तो ये कहा था मिडनाइट हैमर में कि हमने तो तबाह कर दी, ये निकल गया और वो पीछे धकेल दिया गया अपन। देखिए आज जिस तरह से बातें हो रही हैं, जैसे आकलन होते हैं, काफ़ी लोग ऐसा लगता है कि अमेरिका को एब्सोल्युटली सही ठहराने को लगे हैं, क्या नहीं को डेथ टू अमेरिका ये जो बातें चलती हैं ये ठीक है। जो रविंद्र सचदेव कह रहे हैं उनकी बातों को थोड़ा सा ध्यान से देखें, उसी में मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। ये लड़ाई पेट्रो डॉलर की है, ये लड़ाई तेल नहीं, तेल के अलावा पेट्रो डॉलर की है। 74 से शुरू हुआ, 2000 में सद्दाम हुसैन ने इसको चेंज कर यूरो कर लाना चाहा तो क्या हुआ, उस समय तो सारे खड़े हो गए, फिर अमेरिका के साथ में बड़ा अच्छा किया। 2011 में लीबिया ने ट्राई किया, गद्दाफी ने, क्योंकि वहाँ पर वो अमेरिकन गोल्ड को और दिनार लाना चाहते थे, उनका क्या हाल हुआ। आज ईरान यह पूरी लड़ाई पेट्रो डॉलर की है। पेट्रो डॉलर वहीं से शुरू हुआ ना, सऊदी अरेबिया से शुरू हुआ है। 71 के बाद ये ख़त्म हुआ और 74 से ये पेट्रो डॉलर आई है। आज वो थ्रेटन्ड है, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं और हम उसको बहुत सही ठहरा रहे हैं। ये ठहराना, इजराइल की बात छोड़ दीजिए, इजराइल के ऊपर ही उन्होंने हमला किया था, जो कि मैं एब्सोल्युटली वो सही है, उन्होंने अपने लिए टेररिस्ट का ये काम किया। ये अमेरिका आकर के ये कहता है कि हम इनको बना नहीं देंगे, और कोई कहता है कि ईरान के पास क्यों ऐसे रखा हुआ है, उसने डिक्लेयर भी नहीं किया, 1960 से रखा हुआ है और हम उसको सही ठहराना चाहते हैं। ये जो विरोधाभास है हमारे, ये आपको मैं बताता हूँ, ये यदि लड़ाई यदि फेवर में चले गए अमेरिका के, उनके 17 बेस उड़ गए, उनका जो क्राउन शिफ्ट होता है उसको कहते हैं 2 न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ जिराल्ड फोर्ड, जिसके ऊपर में बड़े डिंग मारते थे, वो अभी 4 साल वो चला गया मेंटेनेंस के अंदर में। हाँ। तो देखिए, और 32 एयरक्राफ्ट गिरा दिए हैं, 32 और टॉप नॉच एयरक्राफ्ट गिर गए। आप काउंट तो कीजिए ना, आप तो एक ही बातें कर रहे हैं। हाँ। आपको ये नहीं समझ, उनके पूरे आईज एंड एयर हटा दिए, उनके एवेक्स को मार दिया, और आप कहते हैं कि हथियार दिखाओ जी, हथियार अभी नहीं दिखाया। इसके बारे में दर्शकों को कुछ जानकारी सुने ना साहब, अभी कोई कह रहा था ये उसको बोलिए अपना हथियार दिखाओ, क्या हथियार दिखाएगा वो आपको, वो कहते हैं कि है ही नहीं एयर डिफेंस, तो हमने सब उड़ा दिया, तो कैसे मार दिया इसको। देखिए ये देश 53 में अमेरिका ने आपकी बातों से एक लाइन में कहना चाहूंगा कि ईरान जितना ऊपर से दिखता है उसके नीचे कितना है किसी को पता नहीं है। मैं कुछ जानकारी यहां पर दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि उसके 32 एयरक्राफ्ट उड़ा दिए, कितना नुकसान पहुंचाया। एक ग्राफिक से मैं चाहूंगा उसको जरा फुल प्लेट यहां पर चलाए ऋषि, कि अमेरिका को इसमें कितना नुकसान हुआ है। F-15, F-35, कितने फाइटर जेट्स जो है वो ईरान ने गिराए हैं। युद्धपोत को नुकसान पहुंचा, करोड़ों रुपए अमेरिका के स्वाहा हो जा रहे हैं, और कई जगह जो हमले हुए हैं वो ड्रोन से हुए हैं। अब आप सोचिए कि ईरान के एक ड्रोन की कीमत, और एक तरफ उसके बड़े बड़े घातक विमान, मिसाइल्स जिसमें करोड़ों रुपए लगे, उसको कैसे खत्म कर रहा है। और ट्रंप का दावा कि 85% हमने खत्म कर दिया, तो फिर ये क्या है। ये देखिए जरा कीमत F-15 की, स्ट्राइक ईगल जिसे गिराया है 520 से 540 करोड़, F-35 830 करोड़ प्रति विमान इसकी कीमत है। आप इससे अनुमान लगाइए कि अमेरिका को अब तक कितना नुकसान हो चुका है। थार्ड की कीमत आप देखिए, जो बात यहां पर के सिन्हा सर कह रहे थे। मैं रविंदर सर, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगा। अब सवाल यह है कि अगर ट्रंप बार बार दावे के साथ कह रहे हैं, अमेरिका कह रहे हैं कि हमें पता चल चुका है कि हम यहां, तो क्या ईरान ने तैयारी नहीं कर रखी है कि यहां पर अमेरिकी सोल्जर्स आएंगे, यूरेनियम निकाल के चले जाएंगे। लेकिन सर एक उदाहरण इसी इतिहास में मिलता है 1994 का, कजाकिस्तान से 600 किलोग्राम यूरेनियम अमेरिका सुरक्षित निकाल ले गया था। देखिए वो कजाकिस्तान से जो निकला था, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो नन लूगर एक्ट था अमेरिका का। वो एक इन एक्सचेंज वो सिस्टमैटिक हुआ था। यूक्रेन से भी तो न्यूक्लियर निकले थे। वो सोवियत यूनियन जब डिसबैंड हुआ था तो यूक्रेन में भी न्यूक्लियर मटेरियल से, कजाकिस्तान में भी थे, वो सब वहां से रिट्रीव करके साइबेरिया कहीं ले गए थे। वो एक सुनिश्चित स्कीम द्वारा था। यहां पर ये जैसे जनरल सिन्हा कह रहे हैं, इस यूरेनियम को निकालना कुछ कह नहीं सकते, और यूरेनियम को ऐसे हैंडल करने के लिए आपको स्पेशल केमिकल एक्सपर्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं। वो तो मरीन्स जा रहे हैं, उनके साथ उनको क्या एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, ये बहुत ही आई मीन
डेंजरस टेक्निक और बड़ी डिफिकल्ट टेक्निक होगी। और दूसरी बात है, ये यूरेनियम को बार बार कह रहे यूरेनियम निकालना है। अगर ऐसा है जैसे कहा जाता है कि 60% एनरिच यूरेनियम है, तो इसका तो कोई ज्यादा खतरा नहीं है मेरे ख्याल से। जो खतरे वाला जो बॉम्ब मटेरियल होता है वो 90% वाला होता है। ठीक है, ये कहना चाहते हैं हम इसे निकाल लेंगे ताकि इसको ये 90% ना करके एटॉमिक वेपन बना ले। खतरा अगर न्यूक्लियर वॉर का, अगर न्यूक्लियर वेपन का, वो तो एक्चुअली इजराइल के द्वारा है। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब इस जंग में इस्तेमाल हुआ एंड में कभी आकर के, वो इजराइल द्वारा है। इजराइल के पास बॉम्ब है। वही बात अगेन जनरल सिन्हा कह रहे थे, जैसे इजराइल पे 80-90 न्यूक्लियर वेपन्स है, उसकी कोई बात ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है कहीं। तो दुनिया में जो नैरेटिव्स आते हैं हम उनको लेके चलते हैं। एक और शब्द मैं कहूंगा इसी में चलता है, रेजीम। बार बार ईरानियन रेजीम, ईरानियन रेजीम। भाई वो भी सरकार है जी। हम जिस तरह से बी लिटिल कर देते हैं चीजों को, ऐसे हम कहना शुरू करें इजरायली रेजीम। इजरायली रेजीम ये कह रही है जी। हम ये कहते नहीं कहते। नहीं, जरा मैं रेजीम के बारे में, मैं डॉक्टर धीरज कौल से, चूंकि यूएस से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर धीरज कौल जुड़े हैं क्या हमारे साथ? नहीं लगता, शायद इस वक्त नहीं है। शंकर प्रसाद सर, ट्रंप पर भी इस वक्त प्रेशर है क्योंकि वो कहते कुछ है और फिर उसके बाद तुरंत में पलट करके उनका बयान भी पलट जाता, फिर तीसरे दिन वही बात कहते हैं जो उन्होंने पहले दिन कही थी। अमेरिकी आवाम भी, वहां की जनता भी परेशान हो गई है। जिस रिजीम को चेंज करने चले थे अभी तक तो वो रिजीम झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन यहां पर ट्रंप की अपनी रिजीम खतरे में आ गई है। कई के इस्तीफे हो चुके हैं, कई के लेने बाकी हैं। अंदर ही कई लोगों में नाराजगी है उनकी कोर टीम में। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने शुरू में कहा था आपसे कि ट्रंप साहब को लोग पूरी खबर शायद देते नहीं हैं, और पूरी खबर देते नहीं है, इस मारे डिसीजन गलत हो जाता है, उनकी डायरेक्शन गलत हो जाती है, और फिर वो भाषण देते हैं। भाषण में वो बातें कह देते हैं जो उनको फीड की जाती हैं, और अगर कोई उनको सच बात बताने की कोशिश करता है तो उसको वो डिसमिस कर देते हैं। जैसे कि उन्होंने कल आर्मी चीफ को डिसमिस कर दिया, कुछ सीनियर ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया। उससे पहले भी आपने देखा होगा लड़ाई के शुरू में भी काफ़ी सीनियर लोगों को इन्होंने डिसमिस किया था। इंटेलिजेंस एजेंसीज की खबर को मानने से इनकार कर दिया था। तो दीज आर इशूज विच आर विद इन द गवर्नमेंट। अभी अगर चारों तरफ, एक बड़ी पुरानी कहावत है, अगर एक लीडर या बादशाह अपने चारों तरफ यस मैन रखेगा तो यस मैन उसको वही खबर देते हैं जो कि वो सुनना चाहता है, और उससे उसके डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो हर एक कमांडर को, जो राष्ट्रपति हो या जो भी हो,